कुर्सी की पेटी बांध लें और तैयार हो जाएं उड़ान भरने के लिए। इस लेक्चर में हम लोग 35 क्वेश्चन के थ्रू पूरा मैथ रिवाइज कर लेंगे और साथ में कॉपी और पेन लेके बैठना सो दैट मेरे सॉल्व करने से पहले तुम लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लो और कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिले तो उसे नोट डाउन कर लेना। और साथ में मैं कुछ क्वेश्चन को लीव करते जाऊँगा, उसको तुमको कॉमेंट में आंसर करना है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, यदि समीकरण 2x² + px - 3 = 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान क्या होगा। अच्छा, मूल दे रखा है, दैट मीन्स x का वैल्यू दे रखा है, तो x का वैल्यू है -3। अब इस x के वैल्यू को ले जाके यहाँ पर पुट कर देंगे और वहाँ से p का वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। चलो करते हैं। 2 × x का वैल्यू है -3, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस p × x का वैल्यू -3 और -3 = 0, तो यहाँ से 18 - 3p -3 = 0, तो यहाँ से 3p का वैल्यू 15 और p का वैल्यू आ गया 5, तो इसलिए पहले का आंसर हो गया C 5। अच्छा, अब अगर बात आया द्विघात बहुपद का, तो इसको चलो अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। द्विघात बहुपद। अच्छा, द्विघात बहुपद का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c = 0। अच्छा, इसका जो घात है, पावर है, वो कितना है 2, और अगर किसी बहुपद का जितना घात होता है उतना ही उसका क्या होता है, शून्यक या हल होता है, तो इसका शून्यक भी कितना हो गया 2। अच्छा, दोनों शून्यक को हम लोग नाम दे देते हैं अल्फ़ा और बीटा। अच्छा, अब अल्फ़ा और बीटा में कुछ रिलेशन है, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा को अगर ऐड करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a। ऐसे ही अल्फ़ा × बीटा अगर करेंगे तो c/a। अच्छा, फिर अगर अल्फ़ा और बीटा दे रखा हो, उससे बहुपद बनाने को बोले तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा × बीटा। तो अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए आगे तो उसको भी आसानी से कर लेना है। तो अगला क्वेश्चन है, फिर एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में से किसके बराबर होगी। तो ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको करने से पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए कि किसी भी समचतुर्भुज में d1² + d2² = 4a², जहाँ पर d किसको डिनोट कर रहा है, तो विकर्ण को। बस सिंपल सा ये फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो d1 दे रखा है कितना 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस d2 दे रखा है 32, 32 का स्क्वायर = 4a²। इसका स्क्वायर करेंगे 576, इसका करेंगे 10 24 = 4a²। अच्छा, इस दोनों को ऐड करेंगे 1600 = 4a², तो यहाँ से a² का वैल्यू 400 और a का वैल्यू आ गया 20, इसलिए इसका आंसर हो गया b 20। अच्छा, इस फॉर्मूला को तो याद रखना है, साथ ही साथ इसका एरिया भी याद रख लेंगे कि किसी समचतुर्भुज का जो एरिया होता है वो कितना होता है, ½ × d1 × d2। फिर आगे चलते हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन है, यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का वैल्यू क्या होगा। अच्छा, ये दे रखा है कि ये तीन टर्म जो है ना, ये x + 2, 3x और 4x + 1 ये AP में है, तो x का वैल्यू क्या होगा। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को करना क्या मतलब कैसे किया जाता है, तो सिंपल है, देखो ये दो टर्म लो, ये दोनों टर्म लो। अच्छा, इस बाद वाले टर्म में पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे, d मिलेगा। इस बाद वाले टर्म को इसके पहले वाले टर्म से माइनस करेंगे, d मिलेगा। d मतलब सार्वंतर, और किसी AP का सार्वंतर तो सेम ही होता है, यानी d इक्वल होगा। तो बस सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट लगा दो, 3x - x + 2, यहाँ से हमको मिलने वाला है d, और सेम इसे 4x + 1, इसमें जस्ट इससे पहले वाला पद यानी 3x को माइनस करो, यहाँ से भी मिलेगा d, और ये दोनों इक्वल होने वाला है। फिर सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ से 2x - 2, यहाँ से किए तो x + 1, इसे x को इधर लाए तो x, और ये -2 उधर गया +2, यानी x = 3, तो इसका आंसर हो गया C। अच्छा, अब AP से रिलेटेड कुछ और टर्म देख लेते हैं। जैसे मान लो AP है, AP से जैसे इसका फेमस फार्मूला an का फार्मूला, तो an बोल लो या फिर इसी को tn बोल लो। तो an या tn का फार्मूला क्या होता है, a + n - 1 × का d। अच्छा, सेम जैसे Sn का भी याद करो फार्मूला, Sn = क्या होता है, तो n/2 × 2a + n - 1 × का d। अच्छा, फिर मान लो अगर हमको ये फार्मूला नहीं लगाना है, या फिर इसी को चलो एक बार ब्रेक करके देखते हैं, n/2 × 2a को ब्रेक कर सकते हैं, a + a + n - 1 × का d। अच्छा, अब इसको देखो थोड़े अच्छे से, a + n - 1 × d, भैया ये तो इसी चीज़ को डिनोट कर रहा है an को, तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं an,
या फिर एन को ही हम लोग बोल लेते हैं एल यानी अंतिम पद। तो भैया यहाँ से एक और नया फॉर्मूला बन गया, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन बोल लो या फिर एल बोल लो। तो इसको भी थोड़ा याद रखना है, आगे काम आएगा। फिर अगला है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 49:81 है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करें। अच्छा, सबसे पहले तो मान लो कोई दो ट्रायंगल ले लो, चलो एक है ABC और अगला है DEF। अच्छा, हमको ये दे रखा है कि ये दोनों क्या है, समरूप है। तो भैया ये चीज़ पता होना चाहिए कि एरिया का जो रेशियो होता है, जैसे मान लो एरिया ट्रायंगल ABC और एरिया ट्रायंगल DEF, इसका जो रेशियो होगा किसी भी साइड को ले लो, जैसे मान लो अगर दे रखा है कि ABC सिमिलर है किसके, DEF के, तो AB से DE का रेशियो ये बराबर होगा BC से EF का रेशियो बराबर होगा AC से DF के रेशियो। अब अगर कोई सा भी एक रेशियो दे रखा है तो उसका स्क्वायर कर दो तो मिल जाएगा हमको क्या, एरिया का रेशियो। यानी यहाँ से याद रखना है कि एरिया का रेशियो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। अच्छा, जस्ट इसका इन्वर्स भी सही है कि मान लो हमको एरिया का रेशियो दे रखा है और साइड का रेशियो पूछा है, तो साइड से अगर एरिया में जाना है तो स्क्वायर करते हैं। सिमिलरली अगर हमको जाना है एरिया से साइड में तो उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर दे रखा है कि एरिया का रेशियो है कितना, 49/81, तो बस अगर हमको साइड पे जाना है तो इसका रूट ले लो, 49 का 7, 81 का 9, तो यहाँ से भुजा का रेशियो कितना आ गया, 7:9। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, 2x² - 4x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। अच्छा, अब इसको देखने से पहले थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, द्विघात समीकरण। पहले इसको निपटाते हैं, फिर ये आसानी से बन जाएगा। अच्छा, द्विघात समीकरण होता क्या है, तो जैसे द्विघात बहुपद था ax² + bx + c = 0, यानी ये यहाँ तक तो ax² + bx + c ये द्विघात बहुपद है, इसमें =0 लगा दो, यही बन गया क्या, द्विघात समीकरण। अच्छा, अब इसका अगर हमको वैल्यू निकालना है यहाँ पर x का वैल्यू, तो यहाँ पर x का फॉर्मूला क्या होता है, x = -b ± √b² - 4ac/2a। अच्छा, अब यहाँ पर b² - 4ac को साइड लाओ, इस b² - 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं, विविक्तर। विविक्तर शॉर्ट में क्या बोलेंगे, डी डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, अब ये डी जो निकाले हैं, यहाँ पर थोड़ा साइड में आते हैं। जैसे डी निकाले हम लोग b² - 4ac करके। अच्छा, अब इसमें ना 3 कंडीशन बनता है। जैसे पहला मान लो d = 0 हो जाए, दूसरा d या तो 0 के इक्वल्स हो जाए या 0 से बड़ा हो जाए, या फिर तीसरा कंडीशन बनता है कि d > 0 हो जाए। अच्छा, अगर d 0 के इक्वल हो जाए तो वो रूट वाला जो टर्म था वो सारा खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से जो मूल निकलेगा, जो x का वैल्यू निकलेगा, वो एक तो वास्तविक भी होगा, साथ के साथ समान भी होगा। लेकिन अगर d > 0 हो जाए तो भैया मूल वास्तविक तो होगा, मूल वास्तविक तो होगा लेकिन समान नहीं होगा। अच्छा, फिर d > 0 आ जाए तो भैया रूट के अंदर इरेशनल नंबर बनेगा, इसलिए जो मूल हमारा होगा वो वास्तविक ना होकर कैसा हो जाएगा, काल्पनिक। काल्पनिक। अच्छा, तो फिर इसी पे क्वेश्चन था कि कह रहा है 2x² - 4x + 3 = 0 के मूल की प्रकृति क्या होगी। अच्छा, मूल की प्रकृति निकालने के लिए सबसे पहले d निकालना पड़ेगा। अब d निकलेगा कैसे, b² यानी -4 का होल स्क्वायर -4ac यानी 4 × 2 × c की जगह पे है 3, तो 16 - 24, तो d आ गया -8। अच्छा, अब -8 आ गया यानी d > 0 का कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो मूल वास्तविक नहीं होगा या फिर काल्पनिक होगा, जो बोल लो। तो 5 का आंसर ए। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 + cot² θ × 1 - cos² θ बराबर क्या होगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले रिवाइज मारो जल्दी से। 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या क्या है, sin² θ + cos² θ = 1। अच्छा, यहाँ से फिर बोल सकते हैं कि sin² θ = 1 - cos² θ। अच्छा, सेम ऐसे ही cos² θ बराबर 1 - sin² θ। अच्छा, दूसरा आइडेंटिटी क्या है, sec² θ - tan² θ = 1। तो यहाँ से sec² θ बोल सकते हैं 1 + tan² θ। अच्छा, सिमिलरली tan² θ अगर चाहिए
तो ये हो जाएगा, इसको उधर भेजें तो 1 को इधर लाते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अच्छा फिर तीसरा आइडेंटिटी देख लेते हैं भाई, चलो यही देख लेते हैं। तीसरा आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अच्छा फिर यहाँ से भी बोल सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सिमिलरली कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। चलो यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अच्छा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे पुट कर सकते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे यूज कर सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा अब ये सबको पता होना चाहिए भैया, कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है 1 अपॉन का साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 अपॉन का साइन स्क्वायर थीटा इंटू का साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कैंसल आउट हो गया, तो 6 का आंसर हो गया D1। अगला है समीकरण 5x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 8 तथा 3x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 24/5 के आलेख ऐसी दो रेखाएं होंगी जो डैश संपाती हो, समांतर हो, परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो, इनमें से कोई नहीं। अच्छा अब रेखा आया है, चलो इसको अच्छे से देख लेते हैं पहले। रेखा, अच्छा एनसीईआरटी के अनुसार हम लोग को 3 कंडीशन पढ़ना है रेखा में। पहला है समांतर, चलो समांतर ले लेते हैं, पहला समांतर, फिर दूसरा प्रतिच्छेदी, और अगला है संपाती। अच्छा अब रेखा यहाँ पर पहले देख लेते हैं, कोई एक रेखा है। अब ये तो रेखा तो हम लोग बोल देते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो जो लाइन होता है, जो रेखा होता है, उसका इक्वेशन क्या होता है, AX प्लस BY प्लस C। अब मान लो दो रेखा है, अगर उसको हमको दिखाने समांतर हो, दोनों का नाम दे दो। ये वाला रेखा मान लो A1X प्लस B1Y प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0 है, और ये A2X प्लस B2Y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0 है। तो अगर इसको समांतर होना है ना, तो इसके लिए कंडीशन फॉलो होता है कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। अच्छा अब जो दो रेखा है ना, उसका कितना सॉल्यूशन होगा, ये डिपेंड करता है कि ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटती कितने बार है। अब देखो समांतर रेखा है तो एक दूसरे को काटेगी नहीं, तो इसका हल कितना, इसका सिंपल सा कोई हल नहीं, क्योंकि काट ही नहीं रही है अगर, तो इसका हल कहाँ से हो पाएगा, तो इसका कोई हल नहीं होता है। अच्छा फिर है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा किसको बोले, तो जब दो रेखा एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटे तो उसको प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। अच्छा अब ये दोनों काट रहे हैं एक दूसरे को एक बिंदु पे, तो इसका हल कितना, तो एक हल, जिसको हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल या केवल एक हल। अच्छा इसके लिए कंडीशन क्या फॉलो होता है कि भैया A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। अच्छा फिर संपाती रेखा क्या है, मान लो ये एक रेखा है और इसी के ऊपर एक दूसरी रेखा है, तो अगर एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर है तो ऐसी रेखा संपाती रेखा कहलाती है। अब ये दोनों तो भैया बहुत सारे पॉइंट पे एक दूसरे को काटे जा रही है, दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन कितना, इसका हल कितना, तो भैया ये बहुत जगह पर काट रही है इसका, इसलिए इसका हल कितना हो गया, अनंत। अच्छा ये क्या कंडीशन फॉलो करती है, तो A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। तो अभी के लिए लाइन से रिलेटेड इतना बात याद रखना है। चलो फिर आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये दे रखा है, अच्छा यहाँ पर पहले लिख लो कि A1/A2 इसका रेशियो कितना है, तो A1 5 और A2 3, तो 5/3। ऐसे ही B1/B2 ये कितना है, तो B1 है -15 और B2 है -9। अच्छा ये भी रेशियो कैंसिल होकर बना कितना 5/3। सेम ऐसे ही C1/C2 ये ले लेते कितना 8 अपॉन में 24/5, तो ये भी गया 8 इंटू 5/24, तो कैंसिल आउट हुआ, तो 5/3। यानी A1/A2 का रेशियो, B1/B2 का रेशियो और C1/C2 का रेशियो, तीनों का रेशियो सेम है, यानी रेखा कैसा है, संपाती। अब पूछा क्या है, संपाती, हाँ तो सिंपल A में दे रखा है, तो 7 का A संपाती। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। अच्छा अब मान लो दो फ्रैक्शन दे रखा है A/B, हमको पूछे कि भैया इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत कि अशांत, तो सिंपली क्या करना है, B को फैक्टराइज करना है। अगर B के फैक्टर में 2 पर पावर समथिंग आ जाए, या 5 पर पावर समथिंग आ जाए, या 2 पर पावर समथिंग इंटू 5 पर पावर समथिंग आ जाए, तो इस तीनों केस में क्या होता है, दशमलव प्रसार शांत होता है। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज कर लो।
कह रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर है 2 पर पावर 0 और 5 टू द पावर 2, तो भैया ये तो शांत वाले को फॉलो कर रहा है, तो ये तो शांत है। अच्छा, सेम यहाँ भी 2 5 वाला कंडीशन है, ये भी शांत है। यहाँ भी सेम वही चीज़, तो ये भी शांत है। अच्छा, यहाँ पर देखो 2 और 5 के अलावा एक्स्ट्रा आ गया क्या 7, तो भैया ये तो फिर अशांत हो गया। और यही पूछा है किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, शांत नहीं है दैट मीन्स अशांत है, तो 8 का आंसर सी। फिर अगला है 9 नंबर, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 में जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 से भाग देने पर पी एक्स अपॉन जी एक्स का घात क्या होता है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को ना सिंपल है, मान लो अगर पी एक्स अपॉन जी एक्स पूछा है तो बड़े वाले पावर में मतलब पी एक्स के बड़े वाले पावर और जी एक्स के बड़े वाले पावर को सब्सट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो। इसका पावर 5 है और इसका पावर 1 है, तो 5 माइनस 1 4, तो सिंपल सा इसका आंसर हो गया 4। अच्छा, अगर यही चीज़ रहता पी एक्स इंटू जी एक्स का मैक्सिमम पावर कितना होगा, तो पी एक्स का जो मैक्स पावर रहता है और जी एक्स का जो मैक्स पावर रहता है उस दोनों को क्या करते, गुना कर देते। जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, इसमें अगर ये ना पूछ के पूछ लेता पी एक्स इंटू जी एक्स का मैक्सिमम घात कितना होगा, अधिकतम घात कितना होगा, तो इसका था 5 और इसका 1 था, तो दोनों को क्या करो ऐड कर दो, 5 प्लस 1 6, तो मैक्सिमम पावर 6। यानी सिंपल सा याद रखना है कि अगर पी एक्स अपॉन जी एक्स अगर भाग देना हो तो दोनों के बड़े पावर को घटा देंगे और गुना करना हो तो दोनों के बड़े पावर को जोड़ देंगे। फिर अगला है, यदि समीकरण 4x² माइनस 3kx प्लस 1 बराबर 0 के मूल बराबर है तो k का मान बताओ। अच्छा, अभी देखिए मूल बराबर है, दैट मीन्स कि डी 0 वाला कंडीशन फॉलो होगा। अच्छा, डी निकलेगा कैसे, तो b² माइनस 4ac, ये 0 के इक्वल। अच्छा, b की जगह पे दे रखा है -3k, तो -3k का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a के जगह पे 4 और c के जगह पे 1 इज इक्वल टू 0। इसको करें तो 9k² और -16 उधर गया तो +16, तो यहाँ से k² का वैल्यू 16/9, तो यहाँ से k का वैल्यू प्लस माइनस √16/9 यानी +-4/3, तो +-4/3 दे रखा डी में, तो 10 का आंसर हो गया डी। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 और उसकी ऊंचाई का अनुपात 5:7 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। अच्छा, पहले क्या क्या दे रखा है वो लिखो। आर का रेशियो दे रखा है 3:2 और एच का रेशियो दे रखा है 5:7। अच्छा, है क्या, तो बेलन है, ये पहला वाला बेलन था और ये दूसरा वाला बेलन। अच्छा, पहले बेलन से रिलेटेड, अब अगर बेलन आया तो पहले इससे रिलेटेड सारा चीज़ देख लेते हैं, फॉर्मूला। अच्छा, बेलन के पास होता क्या है, तो भैया ये वाला जो इसका दोनों वर्टेक्स के बीच का जो दूरी है इसको क्या बोले, एच। अच्छा, फिर इसके दोनों बेस पे बना हुआ है क्या, वृत्त, और वृत्त की ये क्या कहलाई, त्रिज्या। तो भैया इसके पास एच यानी ऊंचाई होता है और आर त्रिज्या होता है। अच्छा, अब कोई सा भी जो 3D इमेज है उसके पास क्षेत्रफल दो होता है, एक तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल CSA और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल TSA। अच्छा, अब CSA और TSA में डिफरेंस क्या है, तो भैया जब क्षेत्रफल निकालने के टाइम ना हम लोग ऊपर वाले को और नीचे वाले सरफेस को के एरिया को काउंट नहीं करते हैं, तो उसको CSA बोलते हैं। और जब TSA का बात होता है तो जितना भी टोटल एरिया है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं हाथ से किसी भी शेप का, वो उसका कहलाएगा TSA। अच्छा, फिर इसका CSA क्या होता है, तो भैया 2πRh। फिर इसका TSA क्या होता है, तो देखो 2πRh तो वह साइड का। अब हमको ऊपर और नीचे, CSA में ऊपर और नीचे का तो काउंट नहीं किया है, तो ऊपर एक सर्कल नीचे एक सर्कल, तो एक सर्कल का पायर स्क्वायर, तो दो का ऐड होगा कितना 2πr²। अच्छा, फिर इसका आयतन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, तो πr² इंटू का h। इतना इससे रिलेटेड, बैलेंस से रिलेटेड ये 3 फार्मूला तो एटलीस्ट याद रखेंगे। अच्छा, फिर आ जाओ क्वेश्चन पे। अब हमको निकालना था क्या, आयतन का रेशियो। अच्छा, आयतन में क्या होता क्या है, πr²h। अच्छा, जब भी रेशियो का बात करते हैं तो कांस्टेंट टर्म को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो बस यहाँ पर सिंपली ये रेशियो यूज करो, r² मतलब 3 का स्क्वायर इंटू h 5। ये इस वाले पहले वाले बेलन का आ गया आयतन, फिर दूसरे वाले का r² यानी 2 का स्क्वायर इंटू h है कितना 7। जब इसको सॉल्व कर दो 45:28, तो सिंपल इसका आंसर क्या हो गया, B 45:28।
तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि किसी शंकु में ऊंचाई h बराबर 12 मीटर और त्रिज्या r बराबर 5 मीटर है तो तिर्यक ऊंचाई l का मान ज्ञात करें। अच्छा पहले चलो पोस्टमार्टम करते हैं शंकु का। तो ये है अपना प्यारा सा शंकु। अच्छा शंकु के पास होता क्या क्या है, पहले देखो इसका ये वाला जो शीर्ष है, यहाँ से इसका जो रेडियस, इसका जो ये सर्कल का सेंटर होगा, इस बीच के दूरी को क्या बोले, h बोले। अच्छा फिर ये जो तिरछा वाला ऊंचाई है इसको हम लोग क्या बोल लेते हैं, तिर्यक ऊंचाई l। अच्छा फिर सर्कल भी है तो सर्कल के पास रेडियस भी होगा यानी r त्रिज्या भी है। अच्छा अब यहाँ पर देखो ना, ये h l और r ये आपस में क्या कर रहा है, एक समकोण बना रहा है। तो यहाँ से ये रिलेशन भी आ गया, अगर ये समकोण है तो l यहाँ पर किसका काम कर रहा है, कर्ण का, हाइपोटेनस का, और h फिर लंब हो गया और r आधार हो गया। तो भैया यहाँ पर पाइथागोरस लगा सकते हैं कि h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू l स्क्वायर। तो ये एक रिलेशन याद रखेंगे। अच्छा फिर शंकु के पास सी एस ए होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, टी एस ए होगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, फिर इसका आयतन भी होगा। अच्छा फिर इसका सी एस ए क्या होगा, तो पायर एल, टी एस ए पायर एल तो होगा ही, प्लस में क्या ऊपर नीचे का एरिया भी ऐड करेंगे। अच्छा ऊपर तो क्या है, पॉइंट है तो उसका तो 0, फिर नीचे सर्कल तो यानी पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिए। अच्छा इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो सिंपल यहाँ से शंकु से इतना बात याद रखेंगे। अब आ जाओ वापस, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है h बराबर 12 r बराबर 5 तो l। अच्छा अभी देखें ना कि l स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बस लगा दो, l स्क्वायर इज इक्वल्स टू r, r 5 का 25, फिर h है 12 144, तो यहाँ से l स्क्वायर 169, इसलिए l का वैल्यू 13। तो सिंपल है, 12 का आंसर सी 13। अच्छा फिर आगे कह रहा है यदि m तथा n अभाज्य संख्याएं हैं तो m क्यूब n स्क्वायर और m स्क्वायर n स्क्वायर का मौसा SCF क्या होगा। अच्छा सिंपल सा बात है, SCF का मतलब क्या कि दोनों के पास जो चीज़ कॉमन हो वही किसी संख्या का SCF होता है। तो भैया पहले m टर्म को देखते हैं, देखो m स्क्वायर इसके पास 2m, इसके पास 3m, तो एटलीस्ट 2m तो दोनों के पास है तो m स्क्वायर आ गया। फिर n में ऐसे ही n स्क्वायर, तो भैया दोनों के पास n स्क्वायर है तो n स्क्वायर आ गया। तो सिंपल इसका SCF हो गया m स्क्वायर इंटू का n स्क्वायर। अच्छा फिर जब ये आया तो एक थोड़ा सा ये याद रख लेंगे क्या, कि मान लो कोई दो संख्या है a और b, तो उस दोनों संख्या का प्रोडक्ट संख्या यानी दोनों a और b का जो गुणनफल होगा वो बराबर होता है क्या, a b का एलसीएम इंटू इसी a और b का एचसीएफ, यानी दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो अगला क्वेश्चन है यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो प्रत्येक मूल का मान क्या होगा। अच्छा मूल समान है यानी अल्फा और बीटा दोनों क्या है, इक्वल है, तो फॉर्मूला लगाते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अब दोनों इक्वल है तो दोनों को अल्फा अल्फा बोल सकते हैं, तो यहाँ से बोल सकते हैं 2 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, इसलिए यहाँ से बोल सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a। तो यहाँ से क्या आंसर हो गया, b माइनस बी बाई 2a। चलो फिर अगला है 5 संख्याओं का माध्य 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 हो जाती है, तो हटाई गई संख्या क्या है। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। चलो सबसे पहले देखते हैं कि माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो भैया सिंपल सा है, माध्य बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। अच्छा अब यहाँ से बोल रखा है कि 5 संख्याओं का माध्य 18 है, तो भैया बोल सकते हैं कि उस 5 संख्या, ये 5 संख्या है, इसका जो माध्य है एवरेज है वो कितना है, 18 है। अच्छा तो इस 5 संख्या का जो योग होगा जोड़ो उसको बोल सकते हैं भैया 18 पंचे 90 होगा। अच्छा फिर क्या बोल रहा है, यदि एक संख्या हटा दे, तो पहले 5 संख्या था, एक हटा दिए तो अब संख्या कितना बचा, 4। अच्छा अब बोल रहा है माध्य, नया माध्य कितना हो जाता है, 16। ठीक, ये इसका एवरेज दे रखा है, तो भैया फिर इस 4 संख्या का योग कितना होगा, तो बोल सकते हैं 16 चौके 64। अच्छा अब देखो एक संख्या, जब 5 संख्या था तो उसका सम कितना था, 90, जब 4 संख्या है तो उसका सम कितना है, 64। तो भैया एक जो नया संख्या गया है वो संख्या कितना का गैप लाया है, 90 माइनस का 64 यानी 26। तो भैया ऑब्वियस है वो संख्या जो गया है, जो हटा है वो कितना है, 26 है। तो यहाँ 5 का आंसर हो गया डी 26। अच्छा फिर अगला है कि PE इज इक्वल्स टू 0.07, तो P नॉट E क्या होगा। अच्छा अब ये PE क्या है, चलो PE का पोस्टमार्टम करते हैं। तो भैया यहाँ पर PE कुछ नहीं, किसको बता रहा है, प्रायिकता को बता रहा है। अच्छा अब प्रायिकता होता क्या है, तो भैया प्रायिकता का सीधा सा मतलब है किसी घटना के होने का चांस। अच्छा अब इससे जैसे मान लो पहले तो छोटा बेसिक चीज़ देख लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन आएगा तो फिर और अच्छे से डील करेंगे। कह रहा है प्रायिकता। अच्छा प्रायिकता बराबर फॉर्मूला क्या होता है,
तो भैया सिंपल सा है, एफ ई बट्टे का टी ई। अच्छा ये एफ ई क्या है, एफ ई मतलब फेवरेबल इवेंट यानी अनुकूल घटना, अनुकूल घटना यानी कोई घटना जो मेरे फेवर में होगा, जो हमको चाहिए वो होगा अनुकूल घटना। और कोई चीज़ करते समय जो टोटल इवेंट होगा, जो कुल घटना होगा, उसको बोल दिए टी। तो यहाँ से प्रायिकता बराबर हुआ अनुकूल घटना बट्टे कुल घटना। अच्छा मान लो पी बोले, अब जो पी होता है ना भैया, इसका रेंज हमेशा रहता है 1 और 0 के बीच में, यानी किसी घटना का प्रायिकता कभी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता और कभी 0 से छोटा नहीं हो सकता, ये हमेशा 0 से 1 के बीच में लय करता है। अच्छा मैक्सिमम 1 जा सकता है। अच्छा वो 1 कब जाता है, तो भैया जब कोई घटना क्या हो, निश्चित घटना हो, निश्चित घटना। और 0 कब जाता है, तो भैया जब वो अनिश्चित घटना हो। अच्छा अब ये निश्चित घटना और निश्चित घटना क्या है, अब जैसे मान लो बोले कि एक पासा फेंक रहे हैं, एक पासा फेंकेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा कुछ आ सकता है नहीं। अच्छा अगर यहाँ पर पासा फेंकने का बात हो रहा है तो ये मेरे लिए टी का काम किया। अब अगर हम बोल दें भैया हमको एक पासा फेंक रहे हैं, हमको चाहिए 7। अच्छा अब बताओ अगर प्रायिकता निकालने जाए तो पी इज इक्वल्स टू भैया एफ ई बट्टे का टी। अब टी तो चलो ठीक है 6 है, अब एफ ई हमको क्या चाहिए 7। अब भैया पासा फेंकने पे 7 आ कहाँ सकता है, तो मेरा एफ ई कितना 0, तो 0 बट्टे का 6 यानी 0, यानी वैसी घटना जिसके घटित होने की संभावना है ही नहीं, जो घटित ही नहीं हो सकती, उस घटना को अनिश्चित घटना बोल देते हैं। अच्छा फिर निश्चित घटना क्या है, अब मान लो यही पासा वाला एग्जाम्पल लेते हैं, हम बोले कि भैया एक पासा फेंक रहे हैं, पासा फेंकने में बताओ क्या प्रायिकता है कि संख्या 6 या 6 से कम आए, 6 या 6 से कम आए। तो भैया 6 या 6 से कम आए तो ये टोटल 6 का 6 वो चीज़ आ सकता है, यानी इस केस में मेरा एफ ई कितना हुआ 6, और टोटल टी जो केस है वो कितना है 6, तो 6 अपॉन का 6 1, यानी वैसी घटना जो निश्चित है कि उसकी उसको घटित होना ही होना है, वैसी घटना को बोल देते हैं निश्चित घटना। अच्छा फिर आगे और एक वो देख लेते हैं रिलेशन, भैया कोई घटना मान लो पी ई है, तो किसी घटना के होने की प्रायिकता और उसी घटना के ना होने की प्रायिकता को बोलते हैं पी नॉट ई। तो भैया पी ई प्लस पी नॉट ई हमेशा कितना होता है 1। अच्छा यही सेम चीज़ का यूज भी कर रहा है वो, भाई हट जाओ, पूरा ही तंग करने की सोच लिया है। हाँ देखो P इज इक्वल्स टू 0.07, तो P नॉट ई क्या होगा, तो भैया सिंपल सा P ई प्लस P नॉट ई बराबर कितना 1, तो बस सिंपल सा लगा दो इस फॉर्मूला को, तो आंसर कितना हो जाएगा 0.93, यानी 16 का आंसर हो गया सी। फिर अगला है इफ़ 2 टू द पावर x प्लस वाई बराबर 2 टू द पावर x माइनस वाई बराबर 2 टू द पावर 3/2 देन द वैल्यू ऑफ y इज। अच्छा अब देखो जैसे ना 9th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं घातांक सर्ट्स और इंडाइसेस, उसमें क्या पढ़े थे भैया, अगर बेस सेम हो तो पक्का पावर सेम होगा, बस इसी चीज़ का यूज कर लो। यहाँ पर पहला और लास्ट वाले को पकड़ो, भैया दोनों का बेस क्या है सेम है, यानी यहाँ से पता चल गया x प्लस वाई का वैल्यू 3/2। अच्छा फिर दूसरा और लास्ट को पकड़ो, ये दोनों का भी बेस सेम है, यानी यहाँ से भी पता चल गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 3/2। अब पूछा किसका है y का वैल्यू, चलो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से दोनों को क्या करो ऐड कर लेते हैं, दोनों मान लो इक्वेशन फर्स्ट है इक्वेशन सेकेंड है, अगर दोनों को ऐड किए तो यहाँ से 2x इज इक्वल्स टू कितना 3, तो यहाँ से x का वैल्यू 3/2। अब x के वैल्यू को ले जाके वहाँ पुट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 0, तो हेंस सी का वैल्यू y का वैल्यू कितना हो गया 0 यानी सी, तो 17 का आंसर सी। भाई बार बार तंग कर रहे हो। हाँ फिर अगला है किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल यदि पाई a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो और ऊंचाई b हो तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा अब दे रखा है बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अब देखो बेलन हो चाहे शंकु हो, दोनों का आधार क्या होता है, दोनों का आधार होता है वृत्त, यानी घुमा फिरा के वो कहना चाह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है। तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू है कितना पाई ए स्क्वायर, यहाँ से पाई कैंसिल और आर का वैल्यू ए, और एच खुद दे रखा है वो बी। तो पूछ रहा है शंकु का तो बोल रहा है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अच्छा बेलन का सी से क्या होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, यानी 2 इंटू पाई इंटू आर, आर की जगह पे ए और एच की जगह पे बी, यानी 2 पाई ए बी। तो सिंपल से इसका आंसर हो गया बी 2 पाई ए बी। अच्छा फिर अगला है cot 3x इज इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री प्लस इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, तो x का वैल्यू बताओ। अच्छा
चलो पहले इधर इसको तो आगे यहाँ से तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन इसको सॉल्व करके देखते हैं, फिर आगे कुछ रास्ता अगर दिख जाए। तो साइन 45 कितना 1/√2 इंटू कॉस 45 1/√2, फिर यहाँ प्लस कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो यहाँ से आया 1/2 प्लस 1/2 यानी 1। अच्छा अब दे रखा है इसको, इसका वैल्यू दे रखा है कितना cot 3x। अब भैया cot का कौन सा ऐसा वैल्यू है जो हमको 1 देगा, तो सिंपल है cot 45 डिग्री। तो यहाँ से पता चल गया कि 3x की जगह पे रखा है क्या 45, तो 3x = 45। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि x का वैल्यू 15 है, तो x का वैल्यू कितना C15। अच्छा फिर यहाँ से थोड़ा सा, जब स्लाइड है ही तो थोड़ा रिवाइज भी मार लेते हैं। चलो देखो ना मैट्रिक, इसका कुछ बेसिक फार्मूला, जैसे ये तो इजी वाला, चलो पहले देख लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है b/h। अच्छा सिमिलरली कॉस थीटा क्या होता है b/h। टेन थीटा क्या होता है p/b। कॉट थीटा p/p। अच्छा ऐसे ही सेक थीटा h/b, कॉसेक थीटा h/p। अच्छा चलो यहाँ से कुछ और देख लेते हैं, जैसे मान लो साइन थीटा। अब जो साइन थीटा होता है ना, उसका इन्वर्स रिलेशन होता है, सीधा उल्टा मतलब रिलेशन होता है किससे, कॉसेक से। यानी हम बोल सकते हैं भैया जब उल्टा रिलेशन है तो साइन थीटा = 1/कॉसेक थीटा। सेम ऐसे ही बोल सकते हैं कॉसेक थीटा = 1/साइन थीटा। अच्छा सेम कॉस का उल्टा रिलेशन है किससे, सेक से, यानी कॉस थीटा हो गया क्या 1/सेक थीटा। ऐसे ही सेक थीटा = 1/कॉस थीटा। अच्छा फिर टेन थीटा, टेन का भी भैया उल्टा रिलेशन है किससे, कॉट से, तो टेन थीटा = 1/कॉट, या फिर कॉट थीटा = 1/टेन थीटा। अब देखो इससे ना घुमा फिरा के बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे मान लो पूछ दे साइन थीटा इंटू का कॉसेक थीटा क्या होगा, तो भैया सिंपल ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होता है, यानी कॉसेक को लिख सकते हैं 1/साइन, तो कैंसिल आउट होकर कितना 1, तो इसका आंसर 1। ऐसे ही कभी पूछ ले टेन इंटू कॉट, तो भैया ये दोनों भी इन्वर्स होता है, एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड होता है, तो इसका भी आंसर 1। ऐसे ही सेक ले लो और कॉस ले लो, इसका भी अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना 1। अच्छा फिर थोड़ा सा जगह और खाली यहाँ भी देख लेते हैं कुछ, जैसे मान लो ना ये वाला कन्वर्जन वाला देख लेते हैं। जैसे मान लो बोले साइन 90 - थीटा = कॉस थीटा। ऐसे ही कॉस 90 - थीटा, तो साइन थीटा। ऐसे ही मान लो किसका सेक का ले लो, सेक 90 - थीटा, तो इसका कॉस थीटा। ऐसे ही कॉसेक, सॉरी कॉस कह रहे कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 - थीटा = सेक थीटा। ऐसे ही टेन का ले लो, टेन 90 डिग्री - थीटा = कॉट थीटा। ऐसे ही कॉट 90 डिग्री - थीटा = टेन थीटा। तो यहाँ इस वाले स्लाइड से और पीछे जो वो बताए थे तीन आइडेंटिटी, उसके थ्रू लगभग सारा ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला रिवाइज हो गया। फिर आगे भी अगर आते रहेगा तो फिर ऐसे ही रिवाइज करते रहेंगे। चलो फिर अगला है, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² + 4x + 1 के शून्यक हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का वैल्यू बताओ। अच्छा ठीक, चलो इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करो। 1/अल्फा बीटा है तो इसका एलसीएम ले लिया अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट तो बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल अल्फा, यानी ये घुमा फिरा करना पूछना क्या चाह रहा था कि अल्फा + बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा का मान बताओ। अच्छा अल्फा + बीटा क्या होता है -b/, अल्फा इंटू बीटा c/, अब -b/, यानी -4/1। ऐसे ही c, तो 1/1 यानी सीधा क्या -4, तो इसका आंसर हो गया c-4। फिर अगला है 18, 13, 17, 12, 16 और 19 का माध्यिका ज्ञात करो। अच्छा अब माध्यिका ज्ञात करना है ना, सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहला शर्त ही क्या है कि भैया सबको बढ़ते क्रम में सजाओ। चलो पहले सजाते हैं 12, 13, 16, 17, 18, 19। अच्छा फिर उसका टर्म काउंट करते हैं कितना टर्म है, एन चलो गिनते हैं 2, 2, 4, 2, 6, तो यहाँ पर एन का वैल्यू कितना है 6। अच्छा अब ये एन जो 6 है ये इवन है कि ऑड है, सम है कि विषम है, भैया ये सम है। जब सम हो ना तो माध्यिका निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं कि n/2 + n/2 + 1, ये बात कर रहे हैं टर्म का। तो जैसे n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म, और दोनों का क्या करो एवरेज ले लो, यानी 6/2 + 6/2 + 1
ये टर्म लेना है, अपॉन में 2, 6/2 3। अब तीसरा टर्म कौन सा है, 16, 6/2 3, 3 + 1 4, 4 वाला टर्म कौन सा है, 17। अब दोनों को ऐड करके दोनों का एवरेज ले लो, 16 + 17/2 यानी 33/2, तो करेंगे 16.5, तो आंसर हो गया सी। अच्छा, अगर ये रहता है n = मान लो विषम आ गया, तब तो भैया और सिंपल है। जब n विषम आ जाए ना तो सिंपल क्या करना है, n/1 + 2 टर्म ले लेना है। जैसे मान लो इसी में कुछ और एक ऐड कर लो 20, तो भैया आगे क्या होता, 20 होता, तो 20 हो गया, तो अब टर्म कितना हो गया, 7, तो कुछ नहीं करना, 7 + 1/2 यानी 8/2 4, तो फोर्थ टर्म जो होता है वही हमारा आंसर हो जाता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो उस केस में आंसर हो जाता है कितना, 17। चलो अच्छा, यहाँ पर फिर एक फॉर्मूला है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखेंगे, किसी न किसी फॉर्म में ये पूछ ही लिया जाता है। अच्छा, फॉर्मूला क्या है कि 3 × का माध्यिका माइनस 2 × का माध्य बराबर क्या होता है, बहुलक। इसको थोड़ा माइंड में रखेंगे। फिर अगला है कि यदि 1 + 4 + x + 5 + y का माध्य 7 है, तो x और y में संबंध ज्ञात करो। अच्छा, अभी देखे थे ना कि जो माध्य होता है, जो औसत होता है, जो एवरेज होता है, वो क्या होता है भैया, संख्याओं का योग बटे संख्या कितना है, कुल संख्या। अच्छा, अब करते हैं, माध्य का वैल्यू कितना दे रखा है, 7, योग अगर योग देखें 4 1 5 5 10 यानी 10 + x + y अपॉन में संख्या कितना है, 2 2 4 1 5, तो यहाँ बोल सकते हैं क्या, 10 + x + y = 35, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि x + y = 25, तो इसका आंसर हो गया कितना, x + y = 25 यानी डी। फिर आगे है cos थीटा + sec थीटा = 4, तो cos स्क्वायर थीटा + sec स्क्वायर थीटा = 8। अच्छा देखो, यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये भैया याद करो 9th में जैसे हम लोग करते थे ना क्वेश्चन कि a + b = समथिंग दे रखा हो और ए बी बराबर समथिंग दे रखा हो, तो हमसे पूछ लेता है क्या, a² + b² का वैल्यू बताओ, तो बस उसी पैटर्न पे ये सवाल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो दे रखा है cos थीटा + sec थीटा = 4। अच्छा भैया, अगर दोनों साइड हम स्क्वायर कर दें तो क्या मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा + sec स्क्वायर थीटा प्लस का 2 cos थीटा इंटू का sec थीटा, और उधर जाएगा कितना, 60। अच्छा, अब याद करो cos थीटा इंटू sec थीटा, अभी देखें भैया ये दोनों इन्वर्सली रिलेटेड होता है एक दूसरे से, तो इस दोनों का प्रोडक्ट कितना, 1, तो 2 × 1 2, अब इधर +2 है, उधर गया -2, यानी बोल सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा = 16 - 2 14, तो यही पूछ रखा है, तो आंसर कितना, 14 सी। अच्छा, फिर अगला है एक पासा को फेंकने पर 6 अंक 6 नहीं आने की प्रायिकता। अब देखो, अभी देखे ना कि प्रायिकता P = क्या होता है, FE यानी अनुकूल घटना बट्टे T कुल घटना। अच्छा, अब पासा फेंक रहे हैं, तो एक पासा फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीज़ें आ सकता है, यानी T कितना हो गया, 6। अच्छा, अब हमको क्या चाहिए, कह रहा है 6 नहीं आने की प्रायिकता। अच्छा भैया, 6 नहीं आए इसका मतलब क्या, तो भैया 6 को छोड़ के कुछ भी आ सकता है, तो मेरे लिए जो अनुकूल घटना है वो कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5, तो यहाँ से प्रायिकता कितना हो गया, FE 5 बट्टे T 6 यानी 5/6, तो इसका आंसर हो गया बी। अच्छा, फिर आगे है एक वर्ष में एक महीना यादृच्छा चुना जाता है, इसके अप्रैल या जून होने की क्या प्रायिकता है। अब देखो, फिर यही वाला प्रायिकता वाला क्वेश्चन आ गया कि P = क्या लगाना है, FE अनुकूल घटना बट्टे T कुल घटना। अच्छा, अब बात हो रहा है किसका, कि भैया एक वर्ष में महीने का बात हो रहा है, तो अब वैसे यहाँ पर T कितना हो गया, 12, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर करेंगे, तो यहाँ से टोटल T कितना, 12। अच्छा, अब हमको क्या चाहिए, मेरे लिए अनुकूल घटना क्या है कि भैया अप्रैल या जून होने की प्रायिकता, तो या तो अप्रैल हो तब भी चलेगा, जून हो तब भी चलेगा, यानी अप्रैल और जून, यानी मेरे लिए कितना अनुकूल घटना हो गया, 2। तो यहाँ से प्रायिकता P बराबर हो गया FE 2 है, T 12 है, यानी 1/6, तो आंसर हो गया C, सॉरी B 1/6। चलो, फिर अगला है बिंदु 10 sin 60 डिग्री, 0 और 0 10 sin 30 डिग्री के बीच की दूरी है। अच्छा, अब आया है, चलो आया क्या, निर्देशांक ज्यामिति, थोड़ा इस पर जोर लगाया जाए और इसका पोस्टमार्टम किया जाए। निर्देशांक ज्यामिति,
अच्छा, अब निर्देशांक ज्यामिति सबसे पहले भैया हम लोग शुरू करते हैं किससे, काटते तल से। अब मान लो ये एक काटते तल है जिसमें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अच्छा, जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। अच्छा, अब कोई जो ये काटते तल है, इस काटते तल में कोई भी जो बिंदु होता है वो एक्स को वाई के रूप का होता है, जहाँ पर एक्स जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भुज, और जो वाई होता है इसको क्या बोलते हैं, कोटि। अच्छा, मान लो इसको ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, ऐसा करके ना क्या हो रहा है, ये चार डब्बा बन रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश। अच्छा, अब जो ये एक्स जो है, चलो पहले यहाँ से शुरू करते हैं, ये मूल बिंदु था। अब मूल बिंदु के इधर साइड का जो एक्स है इसको पॉजिटिव एक्स बोलते हैं, इसके इधर साइड का जो एक्स है इसको निगेटिव एक्स बोलते हैं। ऐसे ही ऊपर का जो वाई है इसको पॉजिटिव वाई बोलते हैं, और नीचे का जो वाई है उसको निगेटिव वाई बोलते हैं। अच्छा, अब अगर पहले वाले चतुर्थांश में देखो, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो भैया पहले चतुर्थांश में क्या हो गया, प्लस इंटू प्लस कोमा प्लस। अच्छा, दूसरे चतुर्थांश में जाओ, पहले किसी बिंदु का एक्स लिखते हैं तो एक्स है माइनस और वाई है प्लस, तो इसका हो गया माइनस प्लस। तीसरे में जाओ, एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, तो तीसरा हो गया माइनस माइनस। चौथे में जाओ, एक्स तो प्लस है लेकिन वाई माइनस है, यानी प्लस और माइनस। अच्छा, फिर थोड़ा सा करते हैं एक्स और वाई का पोस्टमार्टम और अच्छे से। अब देखो ये एक्स है ये वाई है, एक्स को क्या बोले अभी, भुज, और वाई को बोले कोटि। अच्छा, ये जो एक्स होता है ना, ये एक्स क्या डिनोट करता है कि भैया वाई अक्ष से कितनी दूरी है किसी बिंदु की, वाई अक्ष से दूरी। ऐसे ही वाई क्या दर्शाता है कि भैया एक्स अक्ष से क्या दूरी है किसी बिंदु का, एक्स अक्ष से दूरी। अच्छा, चलो सबको पहले समराइज करते हैं। भैया काटते तल में एक्स और एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, जहाँ पर काटता है वो मूल बिंदु है। इसके द्वारा चार चतुर्थांश बनता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अच्छा, फिर कोई बिंदु जो होता है वो एक्स को वाई के रूप का होता है, एक्स को भुज बोलते हैं, वाई को कोटि बोलते हैं, और एक्स जो है वो वाई अक्ष से दूरी है और वाई जो है वो एक्स अक्ष से दूरी है। अच्छा, फिर कोई बिंदु जो होता है प्रथम चतुर्थांश में वो प्लस कोमा प्लस के रूप का, दूसरे में माइनस कोमा प्लस, तीसरे में माइनस कोमा माइनस और चौथे में प्लस कोमा माइनस के रूप का होता है। अच्छा, फिर एक दो बात और याद रख लेंगे, जैसे अब कर रहे हैं तो इसको थोड़ा अच्छा से देख ही लेते हैं। चलो दूरी सूत्र देख लेते हैं। फिर दूरी सूत्र क्या होता है, तो भैया मान लो कोई भी काटते तल है, इसमें एक बिंदु यहाँ है एक बिंदु यहाँ है, ये मान लो x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो भैया इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, तो इस दूरी को निकालने का फॉर्मूला क्या है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब यही दूरी अगर मूल बिंदु से निकालना हो, मूल बिंदु से दूरी। अच्छा, मूल बिंदु से दूरी का मतलब क्या है कि भैया एक बिंदु अब क्या हो गया मेरा मूल बिंदु, और दूसरा कोई भी बिंदु है एक्स कोमा वाई, तो किसी भी बिंदु एक्स कोमा वाई का मूल बिंदु से अगर दूरी निकालना हो तो भैया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अच्छा, अब इसको यहीं पर छोड़ते हैं क्योंकि स्पेस भी ज़्यादा नहीं बचा है, फिर आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड चीज़ें देख लेंगे। चलो, फिर यहाँ पर क्वेश्चन है कि दूरी बताओ, तो भैया दूरी सूत्र क्या है, डी इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1। अच्छा, x2 कितना, जीरो, जीरो में माइनस करेंगे ये, तो माइनस का 10 साइन 60 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 10 साइन 30 माइनस जीरो, यानी बोल सकते हैं 10 साइन 30 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा अंदर में सिंप्लीफाई करो, साइन माइनस 10 इंटू साइन 60 का वैल्यू कितना है, √3/2। अब इसको करें तो -5, अब इसका होल स्क्वायर भी है। सिमिलरली इसको करें 10 इंटू साइन 30 1/2 यानी 5, तो 5 का होल स्क्वायर। अब इसको करो 5√3 का होल स्क्वायर, तो 25 इंटू का 3 75, और यहाँ पर 5 का 25, ये रूट में है तो रूट के अंदर कितना 100 यानी 10 इकाई, तो इसका आंसर हो गया कितना सी, 26 का सी 10 इकाई। फिर अगला है कॉट स्क्वायर इंटू सेक थीटा -1 इंटू सेक थीटा +1 बराबर एक्स, तो एक्स का वैल्यू बताओ। अच्छा, अब यहाँ पर देखो सेक थीटा -1 सेक थीटा +1, भैया ये तो a + b इंटू a - b का रूप दिख रहा है। हाँ, तो कॉट स्क्वायर थीटा इंटू a + b इंटू a - b होता है a² - b स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर 1, तो भैया कॉट स्क्वायर थीटा, अब याद करो सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। अब कॉट इंटू टेन का तो प्रोडक्ट 1 होता है,
तो यहाँ पर आंसर 1, तो 27 का बी 1। फिर आगे है, एक मीनार की ऊंचाई 35 मीटर है। सॉरी, जब किसी मीनार की ऊंचाई 35 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो, तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी। अच्छा, पहले तो जो कंडीशन दिया उसको लगाओ। क्या बोल रहा है, एक मीनार की ऊंचाई 35 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होता है, तो मीनार की छाया की लंबाई, अच्छा ये मीनार है, इसकी छाया की लंबाई कुछ हो जाती होगी, मान लो x हो जाती है, जो भी हो जाए। अच्छा ये क्या बोल रहा है, तो भैया ये जो उन्नयन कोण है ना, ये कितना का बना रहा है, 45 डिग्री का। तो बोल रहा है क्या, ये x का वैल्यू बताना है, मीनार छाया की लंबाई बताना है। तो सिंपल सा है, देखो दिख रहा है क्या, एक समकोण त्रिभुज, इसमें तुमको 45 डिग्री का वैल्यू दे रखा है, ये p है ये b है, तो लगा दो tan थीटा। tan 45 इज इक्वल्स टू p बाई बी, p के जगह पे 35, b के जगह पे हम x माने हैं तो x रख दो। अब tan 45 का वैल्यू कितना, 1, 35 अपॉन x, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि x का वैल्यू कितना, 35। अच्छा 35 डिग्री तो 28 का हो गया सी। फिर आगे है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB अपॉन DE बराबर AC अपॉन DF, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि। अच्छा अब देखो, त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है DEF। अब बोल रहा है कि भैया AB अपॉन का DE, यानी ये AB और ये DE, इसका रेशियो दे रखा है किसके बराबर, तो AC बटे का DF, तो AC बटे का DF। अब याद करो, यहाँ से साफ दिख रहा है भैया दो साइड है, ये दोनों साइड का रेशियो दे रखा है। अच्छा अब यहाँ से पता होना चाहिए क्या, SAS समरूपता नियम, ये क्या बोलता है कि भैया अगर कोई त्रिभुज हो, उसका दो साइड का रेशियो दे रखा हो और उसके बीच का एंगल अगर बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो भैया अगर इसको समरूप होना है तो डब S और S तो दिख रहा है साइड का, लेकिन बीच का एंगल बराबर होना चाहिए। तो बीच में कौन सा एंगल फंसा है, इसमें A और इसमें D, यानी A बराबर होना चाहिए D के, तो 29 का हो गया क्या, A एंगल A बराबर एंगल D। अच्छा थोड़ा सा इसमें से चलो देख लेते हैं, थोड़ा सा क्या पाइथन, ये थेल्स वाला, थेल्स प्रमेय, अब इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं एक बार। अब देखो थेल्स क्या बोला था, मान लो कोई भी त्रिभुज है ABC, अब इसमें क्या करते हैं ना कि BC के समांतर अगर कोई एक रेखा खींच लेते हैं D, अगर इस रेखा ये D रेखा अगर BC के समांतर खींच लिया जाए, तो भैया थेल्स थ्योरम क्या बोलता है कि AD अपॉन का DB बराबर होता है AE अपॉन का EC। थोड़ा इस बात को याद रखेंगे, इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है। चलो जैसे एक क्वेश्चन छोटा सा करते हैं, मान लो दे रखा है ABC और ये DE है, बोल दिया कि AD बराबर 3, DB बराबर 12, AE बराबर 5, तो AC का वैल्यू बताओ, AC क्या होगा। तो भैया सिंपल सा लगा दो, AD अपॉन का DB बराबर होना चाहिए AE अपॉन के EC के, तो AD का वैल्यू कितना 3, DB का वैल्यू 12, AE का वैल्यू 5, और पूछा कि इसका EC का वैल्यू, तो 3 से 4, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से EC का वैल्यू 20। तो सिंपल सा है, बस थोड़ा सा याद रखेंगे दिमाग में, अगर पूछ ले तो बन जाना चाहिए। हाँ तो 30 नंबर क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींची जाती है, यदि O वृत्त का केंद्र है तो OT की लंबाई ज्ञात करो। अच्छा पहले एक सर्कल बनाए, क्या O सेंटर वाला, O केंद्र वाला एक वृत्त है। अच्छा कह रहा है ना, इसके किसी बिंदु P से एक स्पर्श रेखा PT खींची जाती है, तो ये P है ये T है। अच्छा ये इसको इससे अगर मिला देते हैं तो ये बना क्या, त्रिज्या, और ये O वृत्त का केंद्र है। तो पूछा है OT की लंबाई। अच्छा OT की लंबाई मतलब ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई पूछी गई। अच्छा अब सबसे पहले तो पता होना चाहिए क्या, भैया मान लो ये एक वृत्त है, इसकी कोई स्पर्श रेखा है। अब जो वृत्त की त्रिज्या होती है ना, वो वृत्त की स्पर्श रेखा पर हमेशा क्या होती है, लंब होती है। तो भैया अगर ये चीज़ पता है ना, तो फिर तो सवाल में कुछ दम ही नहीं है। ये जो यहाँ पे OP है, ये इस PT पे क्या है, लंब है, क्योंकि ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है। तो भैया ये लंब है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। बस हो रखा है, PT दे रखा है हमें 24 और R का वैल्यू दे रखा है 7। तो भैया पाइथागोरस लगा दो,
7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OT जो निकालना है उसका स्क्वायर। तो यहाँ से OT स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना 625, तो यहाँ से OT का वैल्यू 25। तो सिंपल सा था भैया, 30 का B 25। अच्छा, अब बात आया है स्पर्श रेखा का, तो थोड़ा चलो स्पर्श रेखा का भी पोस्टमार्टम किया जाए। स्पर्श रेखा, अच्छा स्पर्श रेखा होता क्या है, तो भैया वैसी रेखा ना जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर टच करके जाए वो कहलाती है क्या, स्पर्श रेखा। अच्छा, इससे ना बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। जैसे मान लो पूछ ले कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो भैया एक वृत्त पर तो कितनी भी स्पर्श रेखा कहीं से भी खींच लो जो एक बिंदु पर टच करे, तो एक वृत्त पर क्या हो सकती है, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अच्छा, फिर पूछ ले कि भैया एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखा होती है, तो याद रखिए एक वृत्त पर हमेशा और हमेशा केवल और केवल 2 ही समांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं। जैसे मान लो ये वाला था, ये वृत्त का व्यास था, तो व्यास के दोनों सिरे पर जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी ना, वही वृत्त की केवल क्या हो सकती है, समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। तो वृत्त की केवल 2 समांतर स्पर्श रेखा होती है, समांतर स्पर्श रेखा केवल 2 होती है। अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि भैया वृत्त के बाहर किसी बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब देखो ये बिंदु है, यहाँ से चाहे तो एक इधर को स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ऐसे ऐसे ही एक इधर खींच सकते हैं। अब क्या इसके अलावा कहीं पर खींच सकते हैं, नहीं। तो भैया वृत्त के बाहर किसी बिंदु से, बाहर किसी बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, रेखा खींची जा सकती है। अच्छा, ऐसे ही मान लो क्या होता है अगला, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, थोड़ा इसको भी माइंड में रखेंगे। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का सीधा सा मतलब है, मान लो 2 वृत्त है, तो भैया ऐसी स्पर्श रेखा जो दोनों के लिए क्या करे, स्पर्श रेखा का काम करे। जैसे मान लो ये वाला स्पर्श रेखा, ये इस वृत्त के लिए भी स्पर्श रेखा का काम कर रहा है, इसके लिए भी, तो इसको बोलते हैं क्या, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अच्छा, अब क्वेश्चन पूछता है कि भैया 2 वृत्त हैं एक दूसरे से अलग हैं, वृत्त एक दूसरे से अलग है, तो उनके बीच कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो सकती है। जैसे मान लो यही वाला केस है, ये दोनों वृत्त एक दूसरे से अलग हैं, तो एक ऊपर एक नीचे 2। अच्छा, एक ऐसे भी कर सकते हैं, सेम एक ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर 2 वृत्त एक दूसरे से अलग हो तो 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अच्छा, फिर 2 वृत्त अगर एक दूसरे को स्पर्श कर रही हो तब कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, तो एक ऊपर एक नीचे और एक जहाँ पर ये दोनों टच कर रहे हैं, तो इस केस में 3। अच्छा, ऐसे पूछ ले 2 वृत्त एक दूसरे को काट रही है भीतर से, तो बताओ इसकी कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, तो भैया एक ऊपर एक नीचे, तो इसकी 2 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो उम्मीद करता हूँ स्पर्श रेखा तो समझ में आया होगा सारा बात इससे रिलेटेड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक इतने और इतने और इतने हैं, तो इसके केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करें। अच्छा, अब कोई त्रिभुज है मान लो ABC, इसका बिंदु दे रखा है x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो भैया इसका जो केंद्रक होता है ना, अच्छा केंद्रक होता क्या है, तो भैया कोई भी त्रिभुज है उसकी क्या होती है, माध्यिका होती है। माध्यिका क्या होती है, तो भैया ऐसा सीबियन, ऐसा रेखा जो क्या करे, सामने वाले भुजा पर परस्पर उसको 2 बराबर भागों में बांट दे, वो उसकी क्या कहलाएगी, माध्यिका। तो अब मान लो इस बिंदु से खींचे BC का माध्यिका, ऐसे ही इस बिंदु से खींचते किस पे, AC पे माध्यिका, ऐसे ही C से खींचते किस पे, AB पे माध्यिका। तो भैया जो माध्यिका है जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है ना, वही उस त्रिभुज का केंद्रक या फिर गुरुत्व केंद्र कहलाता है। गुरुत्व केंद्र बोल लो या केंद्रक बोल लो, जो भी बोल लो। तो केंद्रक या गुरुत्व केंद्र क्या है, तो किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है वो उसका गुरुत्व केंद्र या केंद्रक कहलाता है। अच्छा, अब गुरुत्व केंद्र या केंद्रक कैसे निकालते हैं, तो भैया इसका अगर x निकालना है तो सिंपली x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कर दो, y निकालना है तो y1 प्लस y2 प्लस y3/3 कर दो। तो सिंपल है, जोड़ दो। अगर इसका x निकालना हो तो x1 4 प्लस 0 प्लस 5 यानी 9/3 यानी x हो गया 3। ऐसे ही y निकालना है तो y को तीनों को ऐड करो, 7 5 12 3 15 यानी 15/3 तो 5। तो यहाँ पर बिंदु किसी बिंदु को लिखते हैं x, y 3, 5 यानी b। तो 31 का आंसर हो गया b। फिर अगला है 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर 100 सेंटीमीटर तथा उनकी परिधियों का अंतर
20 सेंटीमीटर है तो उनकी त्रिज्याओं का योग ज्ञात करें। अच्छा, दो चीज़ दे रखा है, एक तो परिधि का अंतर और दूसरा क्षेत्रफल का अंतर। तो भैया मान लो जो बड़ा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या आर है और छोटे वाले की स्मॉल आर है। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर दे रखा है 100। तो यहाँ से बोल सकते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बराबर 100। अच्छा, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा होगा, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर यानी आर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर कितना 100। अच्छा, फिर आगे देखते हैं, आगे दे रखा है परिधि का अंतर। परिधि यानी 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 20। अच्छा, यहाँ से 2 पाई को मान लो, आर माइनस आर बराबर कितना 20। तो यहाँ से बोल सकते हैं भैया आर माइनस आर बराबर 20 अपॉन 2 पाई यानी 10 अपॉन पाई। अब इस वैल्यू को यहाँ पर रख दो, दिख रहा है साफ, पाई इंटू आर प्लस आर। अब आर माइनस आर का वैल्यू रख सकते हैं कितना 10 अपॉन में पाई। तो पाई से पाई कैंसिल और इधर कितना था 100। अब 10 से 100 गया 10 टाइम, तो यहाँ से आर प्लस आर का वैल्यू 10। तो भैया ऐसे क्वेश्चन में ना कुछ नहीं करना, डरना नहीं है, बस शांति से जो जो कंडीशन दे रखा है उसको अप्लाई करो, आराम से आंसर निकल जाएगा। तो 32 का आंसर हो गया कितना 10 यानी सी। चलो फिर अगला है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो नए वृत्त और पुराने वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। अच्छा, एक तो पुराना वृत्त है और एक है नया वृत्त। नया वृत्त, तो भैया पुराना वृत्त, मान लो पुराने वृत्त की त्रिज्या कितना थी 8। अब कर क्या रहे, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो भैया पहले वृत्त की त्रिज्या थी r, अब हम उसको क्या कर दिए 2r कर दिए। तो नए वृत्त और पुराने वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। तो बताओ इसका क्षेत्रफल कितना हुआ पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसका क्या हुआ पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे 2r का होल स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर, और इसका हुआ पाई 4r स्क्वायर। अब देखो दोनों का रेशियो लेना है तो डिवाइड कर दो, पाई से पाई कैंसल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल। तो पुराने वाले वृत्त की त्रिज्या 1 यूनिट और नए वाले की 4 यूनिट। तो अब पूछा क्या है नए वृत्त और पुराने वृत्त, तो भैया नए वृत्त का पूछा है तो नए वृत्त का 4 पुराने का 1, तो कितना हो गया 4:1 यानी आंसर हो गया कितना सी 33 का C4:1। अगला है, एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका प्रत्येक किनारा ज्ञात करो। अच्छा, अब घन है, थोड़ा घन से रिलेटेड फॉर्मूला देख लेते पहले, घन और घनाभ को भी देख लेते। चलो घन और घनाभ। अच्छा, घन दिखता कैसा है, तो भैया ये हो गया घनाभ। अच्छा, इसके पास कितना सरफेस है, देखो एक ऊपर एक नीचे 2, एक इधर 4 और एक सामने और एक इसके पीछे 6। तो भैया इसके पास टोटल कितना है 6 सतह है। और घर का जो सारा सतह होता है वो कैसा होता है वर्ग के आकार का। अब देखो इसका क्षेत्रफल निकालना कितना आसान हो जाएगा। इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, पहले भी बताया कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में भैया ऊपर और नीचे का क्षेत्र नहीं लेते हैं, तो ऊपर और नीचे 2 हटा दो तो कितना बचा 4, और हर वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर तो 4 स्क्वायर है। फिर इसका निकालना है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ में सारा सतह लेंगे तो 6 सतह है तो 6a स्क्वायर। फिर इसका जो आयतन होगा, आयतन कितना, तो भैया a³। अच्छा, कभी कभी पूछ लेता है इसका विकर्ण, तो विकर्ण भी याद रखेंगे, इसका विकर्ण होता है √3 इंटू का a। अच्छा, ऐसे ही फिर देखते हैं घनाभ। अब ये घनाभ है, घनाभ के पास होता है क्या भैया लेंथ होता है, लंबाई होता है, ब्रेड्थ होता है, चौड़ाई होता है, और h हाइट होता है, ऊंचाई होता है। तो इसके पास L B और h होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अच्छा, अब इसका CSA क्या होता है, अब इसका CSA बोल लो, या फिर जैसे NCERT में देखना है क्वेश्चन एक चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताओ, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताओ, दीवारों का क्षेत्रफल। अब चूंकि जो घर जो होता है वो भी कैसा होता है घनाभाकार, तो इसलिए इस घनभ के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को ही हम लोग बोल लेते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू का एच। अच्छा, फिर इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो भैया सिंपल सा 2 इंटू एल गुना बी प्लस बी गुना एच प्लस एच गुना एल। फिर इसका आयतन क्या होता है, आयतन वॉल्यूम, तो भैया एल इंटू का बी इंटू का एच। अच्छा, फिर इसका भी विकर्ण थोड़ा देख लेते हैं कि इसका विकर्ण क्या होता है, तो भैया सिंपल सा √L² प्लस B² प्लस H²। अब इस दोनों से रिलेटेड सारा फॉर्मूला याद रहना चाहिए। चलो वापस आते क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका किनारा। अच्छा, अब ये बोल रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल, तो भैया यहाँ पर लिखा नहीं है कुल की वक्र, तो चलो मान लेते हैं
कुल ही है, और ऐसे केस में यही करना भी होता है, कुल मान लेते हैं। तो 6a², घन है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6a², इसका वैल्यू कितना है 96। तो यहाँ से a² कितना हो गया 16, तो फिर a का वैल्यू 4। अब हमसे पूछा क्या है प्रत्येक किनारा, तो भैया वही a का ही वैल्यू पूछा था, सिंपल a का वैल्यू 4। तो लास्ट क्वेश्चन है कि 2x + 4y = 10, 3x + 6y = 12 द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी है। तो भैया यहाँ पर रेखा का टाइप पूछा है, तो रेशियो ले लो a1 a2 b1 b2 c1 c2। अच्छा a1 है 2 और a2 है 3, तो 2/3। ऐसे ही c1 है 4 c2 है 6, तो 4/6 रेशियो 2/3 बना। ऐसे ही c1 है 10 c2 है 12, 10/12 यानी 5/6। तो भैया ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। तो भैया ये किसका शर्त है ये वाला, तो ये है समांतर रेखा का शर्त। तो भैया रेखाएं कैसे हो गई समांतर। तो इस प्रकार 35वां क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो भैया पूरा लेक्चर इस प्रकार पूरा समाप्त होता है, और लास्ट तक बने रहने के लिए तुम लोग का थैंक यू। अच्छा अब कमेंट करके बता देना कि भैया वीडियो किस फॉर्मेट में चाहिए तुमको। जैसे आज तो पहला लेक्चर था, तो भैया ये MCQ फॉर्मेट में किए। अगर इसी प्रकार करना है तो वो भी ठीक, नहीं तो मान लो अगर टॉपिक वाइज चाहिए कि भैया किसी का कोई टॉपिक वीक है तो वो वाला टॉपिक करवा दो, तो भैया अपने अकॉर्डिंग तुम लोग को कमेंट कर देना है कि तुमको क्या चाहिए। फिर उसके अकॉर्डिंग ट्राई करूँगा कि तुम लोग की जितनी भी वो होगी पूरी कर दी जाएगी नीड। फिर फाइनली विदा लेता हूँ, थैंक यू के जय हिंद।